हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम की दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद महेश भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। महेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों महेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो रामू है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा? मेरे दोस्त रामू के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को महेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर महेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप जब भी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तू भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और रामू के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो और रामू से कहो कि अब अपन दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूँगा, और मुझे जहाँ तक पता है रामू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर महेश अपने दोस्त रामू के यहाँ जाता है। और भाई रामू, कैसे हो तुम? महेश भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? रामू, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ महेश भाई, खरीद लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन रामू, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ महेश भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मनीराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मनीराम की है। फिर दोनों सेठ मनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, रामू के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो? दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए।
लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई महेश, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर महेश सेठ मनीराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई महेश, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है, पेड़ के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई रामू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ महेश भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहाँ चले जाना, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूँगा, तुम बेफिक्र होके चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से रामू बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, महेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से रामू अपनी पत्नी राखी के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रामू महेश के यहाँ जाता है। सुनो भाई महेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन रामू भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ महेश भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है महेश, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। फिर महेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया, मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेतीबाड़ी करेंगे, ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो महेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा, तुम निश्चिंत होके भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर महेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और दूसरी ओर रामू बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। महेश भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ रामू भाई, चलो आज अपन फसल को काट कर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है महेश भाई, अब अपन ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है,
तो मैं शाली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊँगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूँगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर महेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, रामू उसकी शादी की शादी में गया है और वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में अपन इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन रामू को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरी आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू महेश की यहाँ आता है। अरे महेश भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ रामू भाई चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे महेश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? महेश भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रामू भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां जैसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर रामू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से
एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर रामू अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर महेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वो भी नहीं मिलेगा। चला गया अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे अपन दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। वो रामू बहुत ही मेहनती आदमी था तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।